प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, और आप लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कल अपन ने इनकम टैक्स से बीकॉम पार्ट सेकंड का महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस फ्रेम किया गया है उसको इंग्लिश में देखा था, अंग्रेजी में देखा। आप लोगों के लिए ये आवश्यक है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ में, अंग्रेजी के साथ साथ में हिंदी का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आप लोगों के लिए भाषा जितनी इंग्लिश ज़रूरी है उतनी ही हिंदी भी ज़रूरी है। तो आज उसी सिलेबस के ऊपर कुछ उसके हिंदी रूपांतरण को काम में लेते हुए अपन चर्चा कर रहे हैं। आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में अपन ने इसको कहा टैक्सेशन, हिंदी में आप लोग इसको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। टैक्सेशन को कहते हैं कराधान। तो ये पेपर जो फर्स्ट है वो टैक्सेशन, और इंग्लिश में इसका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, और हिंदी में इसका नाम आयकर विधान, यानी आयकर से संबंधित लॉ, और लॉ मानी है कानून या विधान, एवं लेखे अकाउंट्स। तो ये है आपका हिंदी में सिलेबस, कराधान, आयकर विधान एवं लेखे। आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप इंग्लिश वर्ड से का हिंदी रूपांतरण भी जानें। तो लॉ को यहाँ पर कहा विधान। ये जो सिलेबस है वो अपन ने कल देखा 5 इकाइयों में बांटा हुआ है। इंग्लिश में अपन ने देखा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, हिंदी में उसी को कहा कि इनकम टैक्स का परिचय करना है। किसी भी नई जगह अपन जाते हैं, नया काम करते हैं, नई चीज़ पढ़ते हैं, नई क्लास में आते हैं, तो उसके या कोई भी पेपर है, सबसे पहले उसके परिचय की बात होती है, और परिचय के बाद में उस पेपर की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं वो। तो ये अपने को देखना है, इनकम टैक्स का परिचय करना है, उसकी परिभाषा देखनी है। और फिर कल इंग्लिश में अपन ने जो कहा रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्तर करदाता का, तो यहाँ अपने को देखना है करदाता की निवास स्थिति एवं कर दायित्व, यानी जो कर दायित्व बनता है वो निवास की स्थिति के आधार पर बनता है। तो आपको उसकी निवास की स्थिति देखनी पड़ेगी, और फिर कर का दायित्व देखना पड़ेगा, और कर दायित्व अल्टीमेटली उसकी आय के ऊपर होता है, तो फिर आय देखेंगे। लेकिन निवास की स्थिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये रेजिडेंशियल स्टेटस या निवास की स्थिति 3 तरह की कल आपको बताई थी। वो निवासी हो सकता है, जिसको इंग्लिश में रेजिडेंट कहते हैं, अनिवासी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट कहते हैं, और असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ये 3 तरह का करदाता हो सकता है निवास के आधार पर, उसके रहने की स्थिति के आधार पर। तो ये 3 तरह का होता है। तीनों तरीके अपन देखेंगे, कब निवासी होता है, कब अनिवासी होता है, और कब असाधारण निवासी होता है। और उसके बाद में वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना। इनकम टैक्स में आय का मतलब होगा कर योग्य आय, और यहाँ इकाई फर्स्ट में आप देख रहे हैं वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय। कर योग्य आय देख रहे हैं, लेकिन वेतन शीर्षक के अंतर्गत। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आय की गणना जो करेंगे वो 5 शीर्षकों के अंतर्गत होगी। मोटे रूप से 5 हेड्स हैं या शीर्षक हैं, उनके अंतर्गत आय आ जाती है 5 में। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और लास्ट का फिफ्थ वो होता है जो आय ऊपर के 4 हेड में किसी में नहीं आती है, वो 5वें हेड में आ जाती है। तो शुरुआत है पहले हेड की और पहले शीर्षक की, जिसको कहते हैं वेतन शीर्षक की आय। और वेतन शीर्षक की आय नहीं, अपने को गणना करनी है वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना। वेतन शीर्षक की कर योग्य, इसका मतलब वेतन शीर्षक के अंतर्गत जो आय होंगी उसमें सारी कर योग्य नहीं होंगी, कुछ कर मुक्त होंगी। तो कर मुक्त है वो अपने को शामिल नहीं करनी है, अपने को केवल कर योग्य आय देखनी है, और वो भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत, यानी वेतन से मिलने वाली ऐसी आय जो कर योग्य हैं उनका जोड़ लगा देंगे, और वो होगा वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय। आय के कल अपने चर्चा करी 5 शीर्षक, आप लोगों को एक तरह से अच्छे से इनको याद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मोटी गाइडलाइन है। आय के 5 शीर्षक होंगे, आय उन्हीं में किसी न किसी संबंधित शीर्षक में दिखाई जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं दिखाई जा सकती। आय का कोई छठा हेड आप नहीं बनाएंगे, आय के 5 हेड होंगे। सबसे पहले आपको बताया वेतन शीर्षक की आय, फिर मकान संपत्ति की आय दूसरा हो गया, तीसरा व्यापार और पैसे की आय, और चौथा पूंजीगत लाभ शीर्षक की आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 4 हेड, और 5वां हेड एक होता है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आय इन 5 में से कहीं न कहीं ज़रूर दिखाई जाएगी, और फिर लास्ट में जाके 5 का जोड़ लगता है, और उस जोड़ के आधार पर वो होता है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम होने के बाद में अपने को देखनी है नेट इनकम। नेट इनकम अपने को चाहिए, तो इसलिए सकल कुल आय में से कुछ कटौतियाँ होती हैं, वो कटौतियाँ घटाने के बाद में जो इनकम बचती है वो शुद्ध आय होती है, नेट टैक्सेबल इनकम। तो ये पहली यूनिट कहती है। दूसरी यूनिट में है 2 शीर्षक हैं दूसरी यूनिट में, एक है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और एक है व्यापार अथवा पैसे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम और फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पूर्व में जो क्लासें थी, कक्षाएं थी आपकी 12th लेवल तक, वहाँ पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस संभवतः व्यापार और पैसे से संबंधित रहा होगा। तो वो जो लाभ है उसका यहाँ पर अलग से शीर्षक है व्यापार और पैसे की आय, जबकि मकान संपत्ति से आय केवल आप लोग इस नाम से परिचित हो सकते हैं, बाकी पहले इससे संबंधित कोई आप लोगों ने संभवतः काम नहीं किया होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी के पास कोई मकान है और वो किराए पर उठा देता है, और किराए पर उठा देने के एवज में उसको जो भी किराया प्राप्त होता है वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। तो ये हो गई आपकी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में 2 शीर्षक आ गए, मकान संपत्ति से आय और व्यापार और पैसे से आय। फिर उसके बाद में तीसरी इकाई आती है, थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में दे रखा है पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। आप लोगों ने लाभ की गणना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के विगत की कक्षाओं में की है, लेकिन वो जो प्रॉफिट एंड लॉस बना के आपने जो लाभ ज्ञात किया था वो एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रेवेन्यूगत लाभ था। लाभ 2 तरह के हो सकते हैं, पूंजीगत लाभ और रेवेन्यूगत लाभ। तो यहाँ आपको देखना है
पूंजी लाभ। इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के नियमानुसार ये देखना पड़ेगा कि ये पूंजी लाभ किसको कहते हैं, पूंजी लाभ। तो पूंजी लाभ, और इंग्लिश में इसको कहेंगे कैपिटल गेन। ये यूनिट थर्ड की बात है। और थर्ड यूनिट में ही पूंजी लाभ के बाद में अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी आय के जो ये 4 शीर्षक हो गए, इनके अलावा कोई आय है तो वो इस हेड में जाएगी, अन्य साधनों से आय के अंतर्गत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और फिर उसके बाद में आय का आप योग लगाएंगे। हानियों की पूर्ति करनी है। अगर किसी एक हेड में अपने को हानि होती है तो उसकी पूर्ति दूसरे हेड के लाभ से की जा सकती है। और अगर लाभों की कमी की वजह से ऐसा नहीं किया जा सके तो उन हानियों को आगे के वर्षों में ले जाके जब भी लाभ होंगे उनमें से पूर्ति की जा सकती है। तो ये है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। हानियों की या तो पूर्ति कर लो और या उनको कैरी फॉरवर्ड कर दो। और फिर इसी इकाई में थर्ड यूनिट में दे रखा है करमुक्त आय। तो आपको देखनी पड़ेगी कि ऐसी आयें कौन कौन सी हैं जिनको ये करमुक्त कहते हैं, टैक्स फ्री। ये 3 इकाई हो गई। चौथी इकाई में अब इनकम के हेड्स जो थे, आय के शीर्षक थे, वो 5 हेड आ गए और चौथी इकाई में उनका सबका जोड़ लगा देंगे। और जोड़ जब लगाएंगे, उनका योग करेंगे तो वो कहलाता है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में से कटौतियाँ दी जाती हैं, डिडक्शन दिए जाते हैं, यानी सकल कुल आय में से कुछ छूट दी जाती हैं नियमानुसार। वो क्या छूट है वो अपन बाद में जब भी चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे तो वो सारी कटौतियाँ और छूट अपने सामने आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझना है कि जो 5 शीर्षकों की आय है उसका टोटल करने पर जो आ रहा है उसको अपन ने कहा सकल कुल आय। और सकल कुल आय में से अभी कुछ और डिडक्शन होंगे, कटौतियाँ घटेंगी, जो नियमानुसार छूट दी जा सकती है वो घटाएंगे। और घटाने के बाद में एक व्यष्टि की कुल आय आ जाएगी। व्यष्टि का मतलब कल इंग्लिश में आपको बताया था, एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को यहाँ व्यष्टि कहते हैं, आप उसको व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो है व्यष्टि। तो व्यष्टि की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना। किसी भी व्यष्टि की, इंडिविजुअल की आपने कुल आय की गणना कर ली और कुल आय की गणना करने के बाद में इनकम टैक्स की गणना करनी है। और वो गणना करेंगे, सरकार ने इनकम टैक्स की जो दरें निर्धारित कर रखी हैं उनके आधार पर गणना करेंगे कि इस व्यक्ति का कितना टैक्स बनता है। ये काम करना अपने को यूनिट 4 में। और यूनिट 4 में अभी एक काम और, हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना। अभी अपन ने व्यष्टि की कुल आय की गणना करी, इसी तरह से आपको हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कुल आय की भी गणना करनी है और उसके कर दायित्व की गणना करनी है। ये इकाई 4 हो गई। और उसके बाद में लास्ट में इकाई 5, और इकाई 5 अपने को कहती है साझेदारी फर्मों का, फर्म की तरह जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनका एक फर्म की तरह एवं व्यक्तियों के समुदाय की तरह कर निर्धारण हेतु कुल आय। फर्म के रूप में अगर कर निर्धारण करना है तो कुल आय, या व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कर निर्धारण करना है तो उसकी कुल आय क्या है, और फिर उसका कर दायित्व की गणना करनी है, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। ये अपने को इकाई 5 में देखना है। और इसी तरह से इकाई 5 में ही या 5वीं इकाई में ही उद्गम स्थान पर कर की कटौती, ये बहुत काम में आएगा आपके। उद्गम स्थान पर कर की कटौती का मतलब इंग्लिश में है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी जहाँ से आय का भुगतान होता है वहीं पर कर की कटौती करना, वो कहलाता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती, TDS। उद्गम स्थान, उद्गम मानी होता है कि कोई भी चीज़ पैदा होना,
तो आय जहाँ भी पैदा हो रही है, जहाँ से अपने को मिल रही है, उसी जगह पर अगर आय प्रदाता उसमें से टैक्स काट लेता है तो वो कहलाता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स, जिसे अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में जमा कराना पड़ता है। तो ये देखना है अपने को कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती के क्या प्रावधान हैं एवं आयकर के अग्रिम भुगतान के संबंध में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से दो तरह से हो सकता है कि टैक्स पहले भी चुकाया जा सकता है संभावित टैक्स से, और उसके वर्ष के अंत में कुल आय की गणना करने के बाद में जो डिफरेंस बचता है अगर और चुकाया जाना है तो वो चुकाया जा सकता है। तो अग्रिम कर का भुगतान किस तरह से करें, और लास्ट में यूनिट 5 में केवल बचता है कर निर्धारण प्रक्रिया, यानी टैक्स असेसमेंट जो करते हैं, अपन कर का निर्धारण करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या हो, उसका तरीका क्या हो, ये सारी बातें अपने को देखनी है। तो इनकम टैक्स एक रुचिकर सब्जेक्ट है। ये ज़रूर है कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी है, लेकिन आप अगर इसको मन लगा के पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और इसके नियमों की जानकारी करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपको इसमें आनंद ही आएगा। थैंक यू।